हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी हम लोग 2 वीडियोस कवर किए हैं उसमें हम लोग कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप लोग वो वीडियोस ज़रूर जा करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग झारखंड पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स और जितने भी पीजीटी कॉमर्स से एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही साथ आप टाइमली अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके। सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पे विच होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड in agricultural income from growing flowers, rent of agriculture land for agricultural work, income from purchasing of standing crop, income from agricultural work। तो इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स को ग्रो करने से जो हम लोग को इनकम आ रहा है वो। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए जो हम लोगों का एग्रीकल्चरल लैंड है उससे जो हम लोगों को रेंट मिल रहा है वो। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको परचेज करने से जो हम लोगों का इनकम होता है वो। या इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क, या कोई भी एग्रीकल्चरल वर्क से रिलेटेड जो हम लोगों का इनकम होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम फ्रॉम परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो भी हम लोगों को इनकम रिसीव होता है एग्रीकल्चर से वो ये नेसेसरी होता है कि वो कहाँ से हो, कि वो हो एग्रीकल्चरल लैंड का जो कि लोकेटेड हो इंडिया में। ठीक है, सबसे पहला होना चाहिए कि वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, क्या हो, एग्रीकल्चरल लैंड का हो, क्या हो। और ये कहाँ लोकेटेड होना चाहिए, ये लोकेटेड होना चाहिए इंडिया में। ठीक, और उसमें जो लैंड है उसमें प्राइमरी या सेकेंडरी जो है एग्रीकल्चरल वर्क होना ही चाहिए। चाहे उस लैंड का प्राइमरी वर्क जो है वो एग्रीकल्चरल वर्क हो या फिर सेकेंडरी हो वो एग्रीकल्चरल हो, लेकिन एग्रीकल्चर वहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि स्टैंडिंग क्रॉप हम लोग परचेज करते हैं कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड का, और वहाँ पे ना ही प्राइमरी या ना ही सेकेंडरी एग्रीकल्चरल वर्क होता है, तो उस केस में क्या होगा, तो हम लोग उसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही मान लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये ज़रूरी है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चरल इनकम के लिए ये होना ज़रूरी है कि जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या है, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया का, ये चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया का, वहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी, क्या, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, दोनों में से कोई एक जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड होना, एग्रीकल्चरल वर्क वहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर प्राइमरी उस लैंड का ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी काम वहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का हो रहा है, तब भी वो एग्रीकल्चरल इनकम में ही काउंट होगा। अगर सेकेंडरी वर्क जो है वो भी एग्रीकल्चरल वर्क है तो भी हम लोग इसको एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी वर्क हो, अगर दोनों में से कोई भी वर्क में एग्रीकल्चरल वर्क होता है एग्रीकल्चरल लैंड में इंडिया का, तो हम लोग उसको एग्रीकल्चरल इनकम में कंक्लूड करते हैं। तो जो इनकम होता है परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप का, वहाँ पे क्या होता है, ये होता है परचेज किया जाता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड पे। ठीक है, और ये ना ही प्राइमरी होता है ना ही सेकेंडरी एग्रीकल्चरल वर्क होता है, इसीलिए हम लोग इसको एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में हम लोग क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास,
इनकम फ्रॉम फिशरीज, रॉयल्टी, इनकम ऑफ माइंस या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या चीज़ों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, इनकम फ्रॉम फिशरीज इसको भी काउंट करते हैं, रॉयल्टीज, इनकम ऑफ माइंस ये भी इंक्लूड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ों को हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर। तो जो भी ऐसा इनकम जो उस लैंड से डिराइव हो जहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पस नहीं किया जाता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब एग्रीकल्चर पर्पस से हम लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और पर्पस से अर्न कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसमें हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम मार्केट हो गया। क्या हो गया, इनकम फ्रॉम मार्केट, मार्केट से इनकम कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम स्टोन क्वारीज, स्टोन क्वारीज, या इनकम फ्रॉम माइनिंग ये कर सकते हैं, या फिर इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ट्रीज़ हो गया, ग्रास हो गया, बैम्बूज हो गया, ये सारा चीज़। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो भी चीज़ एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग को इनकम जनरेट करने में हेल्प करती हैं, एग्रीकल्चरल वर्क के अलावा और भी जो काम से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। इनकम फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज वेयर डिनडेड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर रीप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट्री आर कैरिड आउट। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। तो अगर आप लोग मेरा सेशन ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग इसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो 2 ऑप्शन तो आप इजीली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप लोग मेरा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में, अभी जस्ट बताया था इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में हम लोग क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जो इनकम हम लोग यूज़ करते हैं लैंड के लिए, जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करते हैं, वो किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल में, ये मैंने बताया था। साथ ही इनकम फ्रॉम डेयरी और पोल्ट्री फार्म, ये भी क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल होगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज वेयर डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर रिप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट्री आर कैरिड आउट। तो जो डिविडेंड है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, वो भी क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज वेयर डिनडेड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर रिप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट्री आर कैरिड आउट। अब यहाँ पे जान लीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है, वो भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चरल इनकम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रेंट रिसीव फ्रॉम द लैंड, अगर उस लैंड से हम लोगों को रेंट रिसीव हो रहा था हम लोग उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर जो इनकम डिराइव्ड हो रहा है एग्रीकल्चरल लैंड को कल्टीवेट करने से, क्या करने से, कल्टीवेट करने से, एग्रीकल्चरल लैंड को जो भी हमको इनकम डिराइव्ड हो रहा है उसको। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको हम लोग अगर सेलेबल बनाते हैं, बेचने लायक बनाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, जो भी हम लोग प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, जिससे कि हम लोग का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर से जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेलेबल बना, मतलब बेचने लायक बना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम 1 kg ही कोई चीज़ उगा रहे हैं तो हम उसको पहले बेचेंगे, नहीं, वो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखेंगे। तो वैसा प्रोसेस जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेलेबल बना रहे हैं, और उससे जो हम लोगों को मनी ड्राइव हो रहा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ जो भी हम लोग सेल करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर एग्रीकल्चरल बिल्डिंग से जो भी हम लोगों को इनकम आता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो भी फ्लावर्स, प्लांट्स, वाइन, गार्डनिंग, ये सारा चीज़ों को
मतलब ये सब चीज़ों से हम लोग जो भी इनकम जनरेट करते हैं, इनकम ड्राइव करते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जो भी हम लोग को रेंट रिसीव हो रहा है किसी भी लैंड से, फिर जो भी हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड को, उससे जो हम लोगों को इनकम मिल रहा है। साथ ही साथ जब हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेलेबल बनाते हैं और उससे जो हम लोगों को इनकम मिलता है, हम लोग उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको सेल करने से भी जो इनकम मिलता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ जो भी हम लोग फ्लावर्स उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, वाइन्स है, गार्डनिंग है, ये सब चीज़ों से जो भी हम लोगों को इनकम डिराइव होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ growing and manufacturing tea in India, the portion of agricultural income in that case shall be. If an SSC is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, the portion of agricultural income in that case shall be 100%, 60%, 50% या फिर 40%। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहे हैं वीडियोस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों ही टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो दोनों को भी आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। इफ़ एन एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट केस शैल बी, कितना होना चाहिए, वो होगा 60%। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो अगर कोई टैक्स पेयर या फिर एसएससी है और वो अपना बिजनेस करता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का भारत में, इंडिया में, तो जो 60% ऑफ द टोटल इनकम है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम में, और बाकी जो 40% है उसको काउंट करते हैं हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में। क्लियर? 60% हो जाएगा एग्रीकल्चरल और 40% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल। तो अगर कोई भी टैक्स पेयर या एसएससी इंडिया में टी को ग्रो करता है या मैन्युफैक्चर करता है, तो एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा उसका 60% होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा 40% होगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए अगर सिर्फ वो क्या कर रहा है, ट्री को ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ट्री को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, उस केस में 70% हो जाएगा एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर का होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होगा, और 30% होगा नॉन एग्रीकल्चरल। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना। अगर सिर्फ ग्रोइंग है, क्वेश्चन में भी आप लोग ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि इफ़ एन एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग टी इन इंडिया, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट केस शैल बी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा 70%, और नॉन एग्रीकल्चर पूछेगा तो 30%। लेकिन अगर यही आपसे ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पूछ ले, क्या करें, ग्रोइंग भी पूछ ले और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही पूछ ले, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेशियो हो जाएगा 60:40, यानी कि 60 हो जाएगा एग्रीकल्चर का और 40 हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर का। ये चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। सिर्फ ग्रोइंग है तो 70:30 का रेशियो क्या होगा, 70:30 का रेशियो, 70 एग्रीकल्चर और 30 नॉन एग्रीकल्चर। लेकिन अगर ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हैं तो उस केस में क्या होगा, 60:40 का रेशियो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर है 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? Which of the following deduction will not come under section 80 of the Income Tax Act? Deduction in the case of a person with disabilities, deduction for interest paid on loan taken for pursuing higher education, deduction of interest on loan taken for the construction, purchase of house property, deduction for repayment of any installation
इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बॉरोड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर तो ऑलरेडी आप लोगों को दिख चुका है, बट आप लोग फिर भी कोशिश कीजिए कि आखिर इसका आंसर ये क्यों होगा। ऑप्शन नंबर सी ही है इसका राइट आंसर, बट ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा? तो आप लोगों को बताना है कि जो भी इसमें से कौन सा ऐसा इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन 80 के अंडर डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब सेक्शन 80 के अंडर जो चीज़ नहीं आता, कौन सा ऐसा डिडक्शन है जो कि सेक्शन 80 के अंडर नहीं आता इनकम टैक्स एक्ट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिडक्शन ऑफ फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट कब का है हम लोग का? 1961 का है। तो जो भी है अंडर सेक्शन, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, सेक्शन 80 तो है लेकिन कितना है, 80C से लेकर के 80U तक का है। और उसमें क्या चीज़ नहीं आता है? तो उसमें नहीं आता है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट कब आया था ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट के दोनों वीडियोस में डिटेल में ये चीज़ को बता रखा है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें कौन सा एक्ट है, जो सेक्शन है उसमें क्या है, 80C है और 80U तक का जो भी है उसके अंदर इस सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता, डिडक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 विदाउट कंसिडरेशन इज़ फुल्ली टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल, HUF एंड कंपनी या और SSCs। Any amount of income received in excess of ₹50,000 without consideration is fully taxable in the hands of। ऐसा अमाउंट जो कि हम लोग रिसीव करते हैं जो कि 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो बिना किसी कंसिडरेशन के, तो वो फुल्ली टैक्सेबल किसके हाथों द्वारा होगा? मतलब कौन उसको फुल्ली टैक्सेबल करेगा, मतलब किसके द्वारा ये फुल्ली टैक्सेबल होगा? तो क्या होगा? इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल एंड HUF, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कंपनी, या फिर ऑल SSC। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एंड HUF, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो जो अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर कोई अमाउंट 50,000 रुपीज़ से एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, विदाउट कंसिडरेशन है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो किसके लिए होगा? इंडिविजुअल के लिए होगा या तो फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ही होगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 15, सेक्शन 6, सेक्शन 10 या सेक्शन 10(1) सॉरी। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो किस एक्ट के द्वारा हम लोग एग्जम्प्ट करते हैं टैक्स से? एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंडर हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स से एग्जम्प्ट करते हैं? सेक्शन 15, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 10(1). तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 10(1). इसी के अंडर हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स एग्जम्प्टेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इनकम ऑफ द फॉलोइंग: एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या नॉन ऑफ दी अबव। तो जो अमाउंट हम लोग रिसीव करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करके, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं इनकम का? एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या नॉन ऑफ दी अबव। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इनकम ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में रखेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल गेन। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो सेल है एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है, जो सेल है एग्रीकल्चरल लैंड का, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे, जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल गेन में डाल देते। लेकिन अगर मान लीजिए जो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड, ये अगर रूरल इंडिया का है, किस कहाँ का है? रूरल एरिया का, इंडिया के जो रूरल एरिया है, तब हम लोग उसको कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। और अगर ये अर्बन में है, क्या है? अर्बन में है, तभी हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इस चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना, अगर रूरल है तो हम लोग इंक्लूड
नहीं करेंगे। रूरल है तो इंक्लूड नहीं होगा, और अर्बन है तभी हम लोग इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर शैल बी एडेड टू हिज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ओनली इफ the agricultural income of the taxpayer is more than 5,000 when the agricultural income of the taxpayer is rupees 600 and the non-agricultural income is rupees 50,000. Non-agricultural income of the taxpayer exceeds 50,000. The agricultural income of the taxpayer is more than 5,000 as the non-agricultural income is more than the minimum limit of taxable income. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर शैल बी एडेड टू हिज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ओनली इफ। तो जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है किसी भी टैक्स पेयर का, उसको हम लोग किस केस में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में ऐड कर सकते हैं? अगर जो एग्रीकल्चरल इनकम है टैक्स पेयर का वो 5,000 से ज़्यादा हो तब, या फिर जब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पेयर का 600 हो और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 50,000 हो उस केस में, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पेयर का जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो उस केस में, या फिर जब किसी टैक्स पेयर का एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो मिनिमम लिमिट से ज़्यादा हो तब। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा हो और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम का जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो उस केस में। क्लियर? तो जो सेक्शन 10(1) है, ये तो हम लोग पहले कुछ देख चुके हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम को हम लोग किस सेक्शन में एग्जम्प्ट करते हैं, सेक्शन 10(1). तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये चीज़ दिया हुआ है कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम होता है टैक्स पेयर का वो क्या होता है, कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। पर अगर मान लीजिए टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है मिनिमम टैक्सेबल इनकम से, सपोज़ कीजिए कि मिनिमम टैक्सेबल इनकम है 50,000 और अगर इससे ज़्यादा है, क्लियर, तब, और जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तब एग्रीकल्चरल इनकम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करेंगे उस केस में टैक्स पे करने के लिए टैक्सेबल इनकम पे। क्लियर ये चीज़? मतलब जो भी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट होता है उससे अगर ज़्यादा है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है उस केस में क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम को हम लोग टैक्स पेबल के लिए इंक्लूड करेंगे। उसका क्या होगा, टैक्सेबल इनकम में वो इंक्लूड होगा और साथ ही साथ क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी रिसीव्ड बाय अ मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फर्म इज। तो जो सैलरी रिसीव किया जाता है एग्रीकल्चरल फर्म के मैनेजर के द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, कैपिटल इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एग्रीकल्चरल फर्म का आप लोगों से पूछ रहा है, तो एग्रीकल्चरल फर्म का पूछ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए बी तो हम हटा ही देते हैं। तो ऐसा सैलरी जो कि हम लोग रिसीव करते हैं, जो मैनेजर रिसीव करता है एग्रीकल्चरल फर्म का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसको हम लोग डालते हैं अंडर दी हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इनकम फ्रॉम सैलरी। और जो ये इनकम उसको द्वारा अर्न किया जाता है वो क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर है इतना? अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।